हम लोग आज बात करेंगे कि अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे कैसे। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट यदि आप बना रहे हों तो आपको जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो दो तरीके से मिलेगा। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर दूसरा बैलेंस शीट दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है, मतलब क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन दिया है तो उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, उसमें डिस्कस करेंगे उसका डिटेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी कंपनी का क्वेश्चन जो है वो बैलेंस शीट के फॉर्म में दिया है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था। वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट मालूम हो जाएगा। कैश फ्लो बनाने के फॉर्मेट को जान लेने के बाद तब आप इसको देखें, ज़्यादा क्लियर होगा। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है तो तीन पार्ट में डिवाइड करके बनाते हैं। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वही डिस्कस करेंगे कि ये बैलेंस शीट की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। कहने का मतलब ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का हेड और सब हेड दिया है। ब्लैक जो दिख रहा होगा वो आपका हेड होता है, ब्लू जो दिख रहा है वो सब हेड होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से कौन सा सब हेड ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाले सब हेड का, पहले हेड का पहला सब हेड, दूसरे हेड का पहला सब हेड, तीसरे हेड का पहला सब हेड, कुल मिला के जो ए पॉइंट पे हैं वो तीनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कहने का मतलब अगर आप कैश फ्लो बना रहे हैं तो शेयर कैपिटल के रूप में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग के रूप में जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो फाइनेंसिंग के लिए यूज करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के लिए जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो फाइनेंसिंग के लिए यूज करेंगे। इस तरीके से आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाने वाले फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालते समय कौन कौन से बैलेंस शीट के सब हेड जाएंगे वो आपने डिसाइड किया। अब बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपके बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज होगा। इधर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ऑपरेटिंग के लिए यूज होगा। इधर में आएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटी, ये तीनों ही ऑपरेटिंग के लिए यूज होगा। तो कहने का मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन होगी उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दो ही एक्टिविटी में जाके ख़त्म हो जाएगा, एक फाइनेंसिंग और दूसरा ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग में कौन कौन सा जाएगा तो हर एक हेड का पहला वाला सब हेड याद रखिएगा। पहले वाले सब हेड जाते हैं फाइनेंसिंग में, बाकी जितने बचते हैं सब जाते हैं ऑपरेटिंग में। ये याद करने का ट्रिक रहेगा आपका। हर एक हेड का पहला सब हेड फाइनेंसिंग, बाकी जितने बचे सब कहाँ चले गए, ऑपरेटिंग। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड का पार्ट। अब बात करते हैं असेट साइड में जो भी आपके होंगे वो किस में जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में नॉन करंट असेट और करंट असेट दो पार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहला सब हेड है फिक्स असेट, और इस फिक्स असेट्स के दो पार्ट हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स आपका
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे होंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल रहे होंगे, तो टेंजिबल असेट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज किया जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते समय। इनटेंजिबल में आएंगे तो इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कंसंट्रेट क्या करना होगा, तो आपको देखना होगा कि इनटेंजिबल असेट की वैल्यू पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में बढ़ रहा है या घट रहा है। वैल्यू को कंपेयर करेंगे करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर से, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, पहले तो ये चेक करेंगे। जब ये चेक हो जाएगा तो उसमें या तो इंक्रीज दिखेगा या तो डिक्रीज। इंक्रीज होगा तो इसका मतलब आपने परचेज किया है। पिछले साल आपके पास इनटेंजिबल असेट 2 लाख की थी, इस साल में आपके पास इनटेंजिबल असेट 3 लाख रुपए की हो गई, तो माने 1 लाख रुपए की असेट परचेज किए तभी तो 3 लाख का हुआ। तो इंक्रीज होने पे परचेज माना जाएगा, और जब भी इंक्रीज होगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज किया जाएगा, इन्वेस्टिंग के लिए। अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज होने पे फिर 2 चीज़ को खोजेंगे। वो 2 चीज़ें क्या होंगी, तो एक खोजेंगे कि उसे सेल किया गया या रिटर्न ऑफ किया गया, क्योंकि इनटेंजिबल असेट कभी कभी सेल किया जाता है और कभी कभी रिटर्न ऑफ किया जाता है। अगर इनटेंजिबल असेट को सेल किया गया है तब तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते समय यूज होगा, और सेल ना करके रिटर्न ऑफ किया गया होगा तो फिर वो ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन करेंट असेट्स का हेड होता है, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन होती है सब जाता है इन्वेस्टिंग में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपका इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सब जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सिर्फ और सिर्फ इनटेंजिबल के केस में थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत सिर्फ इतना होता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इनटेंजिबल असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। इंक्रीज हुआ तो सिंपल सा परचेज किए, इन्वेस्टिंग चला गया। डिक्रीज होने पे खोजना पड़ेगा कि डिक्रीज होने का रीज़न क्या था, सेल हुआ या रिटर्न ऑफ हुआ। सेल किए हैं तो इन्वेस्टिंग में ही रहेगा, रिटर्न ऑफ के केस में ऑपरेटिंग में आ जाता है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लेंगे कि असेट साइड में से कौन कौन से सबहेड आपके किस एक्टिविटी को निकालते समय यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं करंट असेट्स की तरफ। करंट असेट्स में आएंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों किसी भी एक्टिविटी में नहीं यूज किया जाता है। इन दोनों की अगर आप बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक्टिविटी ना तो ये दोनों ही सबहेड ना तो ऑपरेटिंग में जाएंगे, ना इन्वेस्टिंग में जाएंगे, और ना ही फाइनेंसिंग में जाएंगे। तो क्वेश्चन बनता है फिर जाएंगे कहाँ। तो ध्यान रखिएगा, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो तीनों एक्टिविटी से जो भी कैश आएगा या जाएगा जोड़ घटा देंगे। उसके बाद आपका बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जितना पैसा दिख रहा होगा उसको जोड़िएगा। प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो तीनों एक्टिविटी से पैसा आ रहा है उसी में ले जाके जोड़ दीजिए, और करेंट ईयर में जो वैल्यू आपकी दिख रही है अगर वही टोटल उसका भी आ रहा है तो माने आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया, और अगर नहीं मैच किया तो मतलब गलत हो गया। थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन होगा तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझिएगा। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 10 रुपया आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 5 रुपया गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 2 रुपया आया, तो टोटल अगर हम एडजस्ट कर दें तो इसका मतलब 12 रुपया आया और 5 रुपया चला गया, तो फाइनली 7 रुपया आया। इस तरीके से तीनों एक्टिविटी से जो भी पैसा आया गया उसको आप एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे। तो कंपनी के पास फाइनली 7 रुपया आया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
और जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों की जो भी वैल्यू दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर करके वैल्यू दिया रहता है, दोनों की वैल्यू जोड़ करके मान लीजिए प्रीवियस ईयर का 22 रुपये आ रहा है, ये दोनों साल का जोड़ के प्रीवियस ईयर कितना है 22 रुपया, और करंट ईयर में दिख रहा है 29 रुपया। तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू 22 रुपया दिख रही है उसी 22 रुपये को यहाँ ला करके जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा कितना 29 रुपया। और करंट ईयर में भी बैलेंस कितना दिख रहा है 29 रुपया। इसका मतलब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया वो सही बनाया है। इन केस आपका ये टोटल 7 रुपया ना आकर के 6 आया होता, किसी भी रीजन से 6 रुपये आया होता, तो 6 में आप 22 जोड़ते तो आपका 29 नहीं 28 आता, और जबकि करंट ईयर में बैलेंस कितना दिख रहा है 29, आपका कितना आ रहा है 28। इसका मतलब जो आपने कैश फ्लो बनाया वो गलत है। तो इन दोनों का यूज ना तो ऑपरेटिंग होगा, ना इन्वेस्टिंग में और ना ही फाइनेंसिंग में। बस ये याद रखिएगा कि तीनों एक्टिविटी से जो भी पैसा आएगा आपस में जुड़ेंगे, जो भी वैल्यू फाइनली मालूम होगी उसमें प्रीवियस ईयर वाला जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू करंट ईयर से मैच होनी चाहिए। अगर करंट ईयर से मैच कर गया तो कैश फ्लो सही, नहीं मैच किया तो गलत, फिर आप अपना गलती खोजिए। तो ये बस यूज होता है इसके लिए। बाकी इसकी बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है। फिर लोन एंड एडवांसेज और अदर करेंट असेट्स, इनकी बात करें कहाँ आएंगे, तो इनमें भी अगर आप आएंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही दिखेगा। तो कुल मिलाकर के करेंट असेट्स आपका गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और नॉन करेंट गया इन्वेस्टिंग में। एक पॉइंट केवल ऑपरेटिंग में आया था बस, है ना। तो बैलेंस शीट के फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है और कैश फ्लो बनाने के लिए कहा गया है, तो आप लायबिलिटी साइड में फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग खोजेंगे, असेट साइड में आएंगे तो इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग खोजेंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब लायबिलिटी साइड को टच करेंगे तो इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लायबिलिटी साइड का कोई भी सबहेड इन्वेस्टिंग के लिए यूज नहीं होता है। कुछ फाइनेंसिंग में और कुछ ऑपरेटिंग में जाते हैं। जब असेट साइड में आएंगे तो फाइनेंसिंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिंग में जाते हैं और कुछ ऑपरेटिंग में जाते हैं। तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना लेंगे। इस फॉर्मेट को हमेशा अपने माइंड पे याद रखिएगा, कभी भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे चाहे जिस एक्टिविटी से बनाइएगा गलत नहीं होगा। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप डाउट को अपना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ से आपके जो भी डाउट बन रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे।